आज हम बात करेंगे जून 2014 पेपर जो है, पेपर है थर्ड। उसमें जो पेपर थर्ड होता था उसकी बात करेंगे और उसमें भी हम मिडिवल पार्ट की बात करेंगे। देखिए, ये जो मैंने लेसन बनाया है ये डेडिकेटेड, ये डेमो लेक्चर की तरह इसको आप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? डेमो लेक्चर, है ना। आप जब इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो पीवाईक्यू कोर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें क्वेश्चन को किस तरह से डील किया गया है। तो दिस इज द डेमो क्लास, है ना। और ये अगर क्लास देखने के बाद ये आपको पसंद आए और ये लगे कि हाँ, अगर इस तरह से हम पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो हमारा कोर्स है उसको देख सकते हैं और अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, तो आप हमारा ऐप एकेडमिक जोन का डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। कोर्स के लिए अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पूरा डेमो की तरह देखिएगा, पूरा लेसन देखिएगा और पूरे लेसन में आपको जरूर मजा आएगा। तो आइए क्वेश्चन की बात करते हैं जो हम इसमें डील करने वाले हैं। हाँ, तो आज हम बात करेंगे जून 2014। जून 2014 का ये पेपर है, पेपर थर्ड है ये। और आज हम बात करेंगे मेडिवल पार्ट की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि अपने निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो अपने भवनों के निर्माण में तुर्क सुल्तानों ने मेहराब व गुंबदों का भरपूर प्रयोग किया। इसमें कोई डाउट नहीं कि जो इस्लामिक स्थापत्य शैली थी, इस्लामिक स्थापत्य शैली शैली की मुख्य विशेषता है ये, है ना। शैली की मुख्य विशेषता क्या है? गुंबद व मेहराब। ठीक है, बात मान गए कि गुंबद और मेहराब इस्लामिक जो स्थापत्य शैली है उसकी मुख्य विशेषता है। तुर्कों ने इसका भरपूर प्रयोग किया, बिल्कुल सही है। न तो मेहराब और न ही गुंबद का आविष्कार तुर्कों या मुसलमानों के द्वारा किया गया, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने जो गुंबद व मेहराब कहां से ग्रहण किए थे? मेहराब रोमन से ग्रहण किए हैं। जब वहां पर अटैक किया तो वहां से ये चीजें सीख के आए, है ना। तुर्कों ने अपने भवनों में उच्च कोटि के चूने व गारे का प्रयोग किया। तुर्कों ने अपने भवनों में उच्च कोटि के जो चूने व गारे का प्रयोग किया, ये भी बात बिल्कुल सही है। उन्होंने जो भवन जो निर्माण में, क्योंकि भवन निर्माण बड़े बड़े भवन निर्माण किए गए तो उसमें चूने और गारे का प्रयोग उनके द्वारा किया गया, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो उसके बाद तुर्क प्रणाली, जो तुर्क थे उन्होंने अपने भवनों में हिंदू प्रणाली, हिंदू तुर्कों ने हिंदू प्रणाली, जो हिंदू जो इमारतें बनाते थे में पट्टी व सतीर का प्रणाली का प्रयोग नहीं किया। ऐसा नहीं है, कुछ भवनों में इनका भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब ये हमारा सही नहीं है, इसका मतलब ये सही नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि भारतीयों को गुंबद व मेहराब का प्रयोग, मेहराब के बारे में प्राचीन काल से ही पता था, के बारे में प्राचीन काल से पता था। मतलब उनके बारे में जानते थे, उन्हें जानकारी थी, है ना। इसका प्राचीन उदाहरण का क्या है? इसके प्रयोग, इसका जो प्राचीन उदाहरण मिलता है, इसके प्रयोग का प्राचीन उदाहरण गुप्त काल में बने
कौन सा मंदिर है? गुप्त काल में जो मंदिर बना थे, भीतरगांव मंदिर में मिलता है, भीतरगांव मंदिर में मिलता है। ठीक है, भीतरगांव मंदिर में गुंबद और मेहराब की हमें यूज का वहां से क्या कहते हैं जानकारी मिलती है। ठीक है, और अगर हम बात करें भारत में जो भारत में तुर्कों के आने से जिस स्थापत्य शैली का विकास हुआ, उसे क्या कहते हैं? उसे इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली कहते हैं, इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली। इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली उसको कहा जाता है। भारत में जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का पहला उदाहरण क्या था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये क्या है? तुर्कों द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद है ये। ठीक है, तुर्कों द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद है ये। ठीक है, उसके बाद और कुछ जानकारी हमें स्थापत्य के ऊपर ही लेनी है। तो भारत में पहला ट्रू मेहराब कहाँ बनता है? पहला ट्रू मेहराब का प्रयोग, सच्चा जो मेहराब है, आर्च है, ट्रू आर्च, तो आर्च भी कह सकते हैं, कहाँ पर इसका प्रयोग? बलबन के मकबरे में। ठीक है, ट्रूडोम का पहला प्रयोग वो अलाई दरवाजा। ठीक है, वो है किसमें? अलाई दरवाजे में। घोड़े की नाल का मेहराब, वो भी अलाई दरवाजे में है। ठीक है, और ये दीवारों पर जो सजावट के लिए क्या करते थे? कुरान की आयतें लिखते थे ना, कुरान की आयतें अंकित करते थे। उसको क्या कहते थे? कुफरी शैली कहते थे उसको, कुफरी या अरबसक। कुफरी या अरबसक शैली उसको कहा जाता था। ये दैट्स द पॉइंट, आपको सारी इन चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा उत्तर हमने देखना है कि बाकी 3 सही हैं, 1, 2 और 3, ये बात सही है, केवल ये 4 वाला सही नहीं है। तो इसका मतलब 1, 2, 3 उत्तर हमारा ये है। ठीक है, उत्तर पे हमें कुछ नहीं लेना है, हमें एक्सप्लेनेशन पे लेना है ज्यादातर। अपने साथ में नोट्स बनाते रहें। दिल्ली सल्तनत में मुगल कालीन कृषि व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल करेंगे, विचार अभी कर देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चराई और घरी नामक 2 कर लगाए। बिल्कुल, दोनों कर अलाउद्दीन खिलजी ने, घरी और चरी कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अनेक अबवाब लगाए। बिल्कुल, उन्होंने अनेक अबवाब लगाए जिन्हें
फिरोज शाह ने हटाया ना, फिरोज शाह ने 24 प्रकार के अबवाबों को हटाया था ना, 24 प्रकार के अबवाब होता है अतिरिक्त कर, 24 प्रकार के अबवाबों को हटाया। पर एक लगाया ना, लगाया क्या? हके सरब, हक ए सरब, हके सरब लगाया है ना। ये सिंचाई कर था। 10% लिया जाता था ये, ठीक है। हके सरब लगाया, ये बात आप ध्यान में रखना, ये 10% लिया जाता था। उसके बाद अकबर के शासनकाल में भूमि लगान निर्धारण की जब्त व्यवस्था को विकसित किया गया और इसे दहसाला व्यवस्था का नाम दिया गया। बिल्कुल, जो जब्ती व्यवस्था किसने शुरू की थी? जब्ती, जब्ती जो व्यवस्था थी ये शेरशाह ने शुरू की थी। है ना। इसको आगे इसमें सुधार करते हुए टोडरमल के सहयोग से टोडरमल के सहयोग से इसको दहसाला का नाम दिया। कब दिया ये दहसाला का नाम? 1579-80 में। ये भी बात सही हुई। जहांगीर ने लगान निर्धारण की नस्क व्यवस्था को जारी किया। ऐसा कुछ उसने नहीं किया, उसने तो बस दो काम किए हैं, तो अलतमगा जागीर, दूसरा था उनका दुअस्प और सीअस्प। तो ये गलत है, बाकी तीन ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने तो नाप के आधार पर, नाप के आधार पर राजस्व एकत्रित किया। कितना खराज लिया? खराज के रूप में 50% वसूल किया। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नाप के आधार पर लेने को मसाहत कहा जाता है। इस शैली को मसाहत, मसाहत पद्धति कह लीजिए इसको। ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? बी। अगले पे आइए। तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई? तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई? देखिए, तारीख फिरोज शाही दो लोगों के द्वारा लिखी गई है, जियाउद्दीन बर्नी और शमसे सिराज अफीफ। जियाउद्दीन बर्नी और शमसे सिराज अफीफ के द्वारा लिखी गई है। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में आप, हबीब ने क्या कहा है जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाही के बारे में? हबीब ने, मोहम्मद हबीब ने, ये दो भी हबीब हैं। मोहम्मद हबीब ने क्या बोला है? मोहम्मद हबीब ने इसे सल्तनत काल का, सल्तनत काल का, काल की सबसे महान रचना कहा है। सल्तनत काल की सबसे महान रचना कहा है। ये कहां से लिखी गई? ये उस बिंदु से स्टार्ट होती है, उस बिंदु से शुरू होती है जहां से मिनहाज ने लिखना बंद किया था। फिर लेकिन बीच में कुछ गैप दे देते हैं, मिनहाज ने लिखना बंद किया। मिनहाज ने तो बंद कर दिया था 1200, कब कर दिया था? 1260 में ही लिखना उसने बंद कर दिया था, और इसने कब 1265 से लिखना शुरू किया। बीच का जो गैप है वो इसामी की पुस्तक में मिलता है। अफीफ ने 1357 तक लिखा है, 1265 से 1357 तक।
का इतिहास लिखा है और इसमें उसने 9 शासकों का इतिहास लिखा है। ठीक है, कितने 9 शासकों का उसने इतिहास लिखा था। और जियाउद्दीन बर्नी ने बलबन को खुफिया कातिल कहा, बलबन को खुफिया कातिल, क्योंकि बलबन ने किस तरह से चहलगानी के सदस्यों का कत्ल किया। और बलबन के समय के 36 मलिकों की सूची दी है इसने, सूची है ना, 36 मलिकों की सूची दी है। और जो बर्नी है 4 लोगों को ही सच्चा इतिहासकार मानता है, लोगों को सच्चा इतिहासकार मानता है। मानता था। वो कौन है 4? हसन निजामी, हसन निजामी है, और ओफी हैं, मिनहाज हैं और कबीरुद्दीन साकी। ये 4 लोगों को ही वो क्या मानता है? सच्चे इतिहासकार मानता है। ठीक है, और इसने एमबीटी को क्या कहा? एमबीटी ने मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी को नाकाम परियोजनाओं का कर्ता धरता, नाकाम परियोजनाओं का कर्ता धरता का मेधावी कर्ता धरता। ठीक है, ये बात कही है। अब ये तो जियाउद्दीन बर्नी के बारे में था। अफीफ के बारे में, अफीफ जो है आम लोगों का इतिहास लिखने वाला एकमात्र इतिहासकार है, मध्यकाल का एकमात्र इतिहासकार, जिसने मध्यकाल में आम जन का इतिहास लिखा, मध्यकाल में आम जन का इतिहास लिखा। ठीक है, मध्यकाल में आम जन का इतिहास लिखने वाला ये था। इसने फिरोज शाह के बारे में क्या होता है, फिरोज शाह के शिकार पार्टियों का वर्णन किया है। शिकार पार्टियों का वर्णन किया है इसने, कैसे शिकार पार्टी होती थी, है ना। और इसके बाद इसने और क्या किया? मदिरा विभाग की बात की है। ना, मदिरा विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये भी बात ये बताता है ना, फिरोज शाह तुगलक ने मदिरा विभाग की स्थापना की थी। इसने एक बात ईरानी परंपरा का जिक्र किया है। ईरानी परंपरा, परंपरा क्या थी का जिक्र किया है, जिसके अनुसार उसमें क्या था, जिसके अनुसार स्त्री व सर्प, लेडीज और जो स्नेक है वह सर्प, ये क्या है? भयानक जीव हैं, जहां मिले उनको मार देना चाहिए, इन्हें मार डालना चाहिए, इन्हें इन्हें क्या करना चाहिए? मार डालना चाहिए। ये बात इसने बोली है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये हमारा उत्तर। ठीक है, तो अगले एक एक को लिखिए अच्छे से।
दीवान, सागिर्द और मुसीरर के पद केवल अहले कलम यानी जानकार लोगों को, पढ़े लिखे लोग है ना, अहले कलम होते हैं पढ़े लिखे लोग, लोगों को ही दिए जाने चाहिए, है ना। अहले कलम यानी उन लोगों को दिए जाने चाहिए जिनके पूर्वज अमीरों की सेवा में पहले ही उनके पूर्वज बड़े पदों पर रहे हों, है ना। ये थॉट आज भी काम करती है कि सबको ये लगता है कि जो बड़े अफसर हैं वो लोग वही बनने चाहिए जिनके माता पिता भी इन पदों पर रहे हों। ये बात कौन बोलता है? ये बात फकर ए मुदबिर बोलता है। फकर ए मुदबिर, फकर ए मुदबिर कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में था, ऐबक के दरबार में था, ये ऐबक का दरबारी था। इसने कौन सी किताब लिखी थी? आदाब उल हर, आदाब उल हर्ब व सुजात, आदाब उल हर्ब व सुजात इसने किताब लिखी थी। ये मध्यकाल सल्तनत काल का पहला राजनीतिक थिंकर था। पहला राजनीतिक चिंतक, चिंतक कह लेंगे इसमें ना, चिंतन करने वाला, ठीक है। ये बात इसके बारे में है। इसके बाद मिनहाज ने कौन सी लिखी? तबकाते नासरी लिखी। तबकाते नासरी किसको? निजाम नासिरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित किया। ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित ये किताब किया। जियाउद्दीन बर्नी ने फतवाए जहानदारी, फतवाए जहानदारी व तारीख फिरोजशाही लिखी। ठीक है ये। और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने क्या लिखी थी? फुतवाते फिरोजशाही, फुतवाते फुतवाते फिरोजशाही लिखी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़िया आ गया। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, बस इसमें कुछ भी नहीं करना। इसमें करना क्या है हमें पता ही है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, कर देंगे भी। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करते हुए हमें क्या हुआ? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ पर रहते थे? हमें पता है इनकी जो दरगाह है ना वो अजमेर में थी। इन्होंने किया क्या क्या है? इनका नाम, इनको ख्वाजा साहब कहते थे। इनके नाम बहुत है, ख्वाजा साहब कहते थे, और सुल्तान, इनको गरीब नवाज कहते थे। लिखते रहे ना आप, गरीब नवाज, इनको ख्वाजा अजमेरी कहते थे। ख्वाजा अजमेरी कहते थे। सुल्तान उल हिंद की उपाधि थी इनकी, सुल्तान उल हिंद। गोरी ने दिया था। गोरी की सेना के साथ भारत आए थे ना, गोरी की सेना के साथ भारत आए। गोरी की सेना के साथ भारत आए थे ये। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया? इनकी जो एक वो है कि मुनीस उल, आत्मकथा है इनकी उल अरवा, है ना। इनकी मुनीस उल अरवा में इनकी आत्मकथा है। वो किसने संकलित किया था? आत्मा आत्मकथा इनकी जहारा ने संकलित किया। है ना, ये आत्मकथा है इनकी। ठीक है, जहारा ने इसे संकलित किया था। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। और उसके बाद
शेख बहाउद्दीन जकारिया अच्छे आदमी थे, मुल्तान में रहते थे, है ना, और ये मध्यकाल के सबसे अमीर संत थे, कि सबसे अमीर संत, अमीर सूफी थे, है ना। इल्तुतमिश ने क्या दिया इनको? शेखुल इस्लाम की उपाधि दी, शेखुल इस्लाम। ये क्या बोलते थे? ये कहते थे कि आम जन से मुझे क्या लेना है, आम जन से नहीं मिलते थे, ये बलबन की तरह थे। एक आम जन से नहीं मिलते थे, ये वो बोल देते थे कि ना भाई मेरे को आम जन से क्या लेना। ये एक बात और बोलते थे, पैसे का बहुत लालची थे ना, अमीर थे तो पैसे का लालच बनता ही था। ये कहते थे कि धन धन हाथ में औषधि, वह हृदय में रोग है, हृदय में रोग के समान है, रोग के समान होता है। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, धन हाथ में औषधि और हृदय में रोग के समान होता है, बहाउद्दीन जकारिया ने कहा था। बहाउद्दीन जकारिया सूरावर्दी थे, ये चिश्ती थे। ठीक है, शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर, शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर अजोदन में रहते थे, है ना। अजोदन, पहले ये हांसी थे, फिर अजोदन चले गए थे। पहले हांसी में थे, फिर अजोदन, पंजाब में है अजोदन। इनको गरीबी बहुत पसंद थी, गरीबी पसंद व्यक्ति थे ये। चिल्लाए मुकास करते थे, चिल्लाए माकुस, चिल्ले माकुस। ये बलबन के दामाद थे ये, बलबन के दामाद थे ये। ठीक है, उसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया के तो कौन नहीं जानता। दिल्ली में थे, गियासपुर में था, है ना। 7 सुल्तानों का समय देखा। पर किसी के दरबार में नहीं गए। पर किसी के दरबार में नहीं गए। और इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को क्या बोला था? कहा था हनूज दिल्ली दुरुस्त, दिल्ली दुरुस्त। दुरुस्त, है ना। और इनको और क्या कहते थे? ये अविवाहित थे ना, एकमात्र थे, अविवाहित संत थे ये। योग, इनको योगी सिद्ध भी कहते थे, योगी सिद्ध। योग करते थे, प्राणायाम बहुत अच्छा करते थे। सुल्तान उल मशेख भी कहते थे, सुल्तान उल मशेख। और इनको महबूबे इलाही भी कहते थे। महबूबे इलाही भी कहा जाता था। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले का ये है तो पहले का ये हमारा उत्तर होता है। कागजे खाम क्या था? कागजे खाम क्या था? व्हाट इज कागजे खाम? कागजे खाम क्या था? कागजे खाम एक द्विभाषी राजस्व अभिलेख था, जिसको शेरशाह ने शुरू किया था। द्विभाषी कौन सा था? द्विभाषी किस इस तरह, एक में फारसी प्लस हिंदवी,
इन दो भाषा में लिखा जाता था। हिंदवी को अर्ध सरकारी भाषा बनाया, अर्ध सरकारी भाषा भाषा बनाया। किसने बनाया था? शेरशाह ने ना। अकबर ने हटाया। ठीक है, अर्ध सरकारी भाषा हिंदवी किसने बनाया था? शेरशाह ने बनाया था। हिंदवी का सर्वप्रथम प्रयोग कौन करता है? हिंदवी का साहित्य में सर्वप्रथम प्रयोग कौन करता है? वो करता है अमीर खुसरो। कौन करता है? अमीर खुसरो करता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि अमीर खुसरो ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर बनता है। और जिस तरह से आपने उसका भी अशोक का पढ़ा होगा ना, कंधार अभिलेख था, शेर कंधार का शेर कुना किस किस में था? वो अरमाइक और यूनानी में। ठीक है, ये भी द्विभाषी था। निम्न में से किस मध्यकालीन भारत के शासक ने आगरा शहर बसाया था? आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बसाया था 1504 में। 1506 में राजधानी बनाया। वहां पर बादलगढ़ का किला बनाया था इसने, बादलगढ़ का। ठीक है, बादलगढ़ का किला बनाया था। ये आगरा को राजधानी बनाकर क्या करना चाहता था? आगरा को राजधानी बनाकर राजपूतों को कंट्रोल करना चाहता था, राजपूतों को कंट्रोल करना चाहता था। आगरा को राजपूतों को कंट्रोल करना चाहता था, इसलिए राजधानी बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया जौनपुर। जोना खां के नाम पे, इसका भाई था जोना खां, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसने फिरोजा कोटला भी बसाया, फिरोजा कोटला। फिरोजा कोटला भी इसने बसाया था। शेरशाह सूरी ने पुराना किला बनाया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाई थी। ठीक है, तो हमारा उत्तर हुआ ये। बहमनी शासक के बारे में बताना है कि क्या सही है क्या सही नहीं है। बहमनी शासक फिरोज शाह को उसकी सूफी संत गेसुद राज के साथ सहचर्य के कारण उसको वली कहा जाता है। ना 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 ना, ये तो बिल्कुल है, उसका तो बनती नहीं थी किसी के साथ। वली तो अहमद शाह प्रथम को कहा जाता था। फिरोज शाह, इसमें से कौन सा सही है वो छांटना है, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। फिरोज शाह बहमनी को विजयनगर के शासक देवराय प्रथम ने हराया, बिल्कुल हराया। पहले दो युद्धों में, पहले दो युद्धों में फिरोज शाह की जीत हुई, है ना। देवराय प्रथम को क्या करना पड़ा? प्रथम को अपनी बेटी की शादी ना,
अपनी बेटी की शादी फिरोज शाह के साथ करनी पड़ी ना समझौते में। ठीक है, और उसको बंकापुर का क्षेत्र दहेज में दिया। बंकापुर का क्षेत्र दहेज में दिया था। ठीक है, बात सही है। अहमद शाह बहमनी ने अपनी राजधानी, अहमद शाह प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बिदर की थी, बिदर 1425 में। अहमद शाह बहमनी ने खगोल शास्त्र फिरोज शाह ने बनाई थी, और फिरोज शाह ने कहां पर? फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद बसाया इसने भीमा नदी के किनारे। में बनाई। ठीक है, फिरोज शाह बहमनी ने बनाई थी, है ना, फिरोजाबाद में। ये खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए दौलताबाद के समीप एक वेधशाला नहीं बनाई इसने ना। तो ये भी बात गलत है। तो हमारा उत्तर बी है, बी उत्तर है बी हमारा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? गुरु नानक अफगानों द्वारा स्थापित राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था से विशेषतः पंजाब में पूर्णतः परिचित थे। बिल्कुल थे, वो तो पूरी जानकारी रखते थे। उन्होंने तो हर चीज के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त की थी। 5 बार तो देश का उन्होंने भ्रमण किया था। ठीक है, ये बात सही है। उन्होंने बाबर की आक्रमणकारी सेना को पाप की इस बारात कही। हाँ, वो 1524 में बाबर की सेना से कहाँ मिले थे? बाबर की सेना से सैयदपुरा में। ठीक है, सैयदपुरा में 1524 में मिलते हैं। ठीक है, और उसको पाप की बरात वो कहता है। पाप की बरात कहा कि पाप की बरात है ये तो। उनका विश्वास था कि ईश्वर की कोई जाति नहीं होती, ना कोई धर्म, है ना, वो ना ही ईश्वर की कोई जाति है, ना कोई धर्म है। वो कहते हैं कि वो निर्गुण संत थे ना, वो निर्गुण थे। क्या थे वो? निर्गुण संत थे। ठीक है, कहते हैं कि ईश्वर की कोई जाति नहीं है, ईश्वर का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, ये बात भी उनकी सही है, ये भी सही है। ब्राह्मणों और खत्री शोषणकारी व्यवस्था में भाग नहीं। अरे ये बात गलत है। ऐसा तो कोई ब्राह्मण खत्री नहीं है जो शोषण। सभी जातियों में ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, इस तरह के पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बात सही नहीं है, तो हमारा आंसर डी होगा। ठीक है, और नानक ने क्या किया था? लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। लंगर सूफियों से ग्रहण की उसने, ये है ना, सूफियों से ग्रहण की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखना है। शेरशाह ने लाहौर से मुल्तान तक एक नई सड़क का निर्माण किया। बिल्कुल किया, है ना। शेरशाह ने मुख्य रूप से 4 सड़कें बनाई। मुख्य रूप से 4 सड़कें बनाई थी। कहाँ कहाँ से? लाहौर से सोनार गांव, सोनार गांव से लाहौर लगा लो। गांव बंगाल में है। से लाहौर, ये जीटी रोड जो है ना, ये लाहौर सड़क बनाई। 1500 कोस की बोलते हैं इसको, 1500 कोस की थी ये। 1500 कोस की इसको बताया गया है ना। प्राचीन काल में इसे क्या कहते थे? प्राचीन काल इसको सड़क आजम कहा गया पहले तो। मध्यकाल में सड़क आजम, सड़क आजम
मध्यकाल में सड़क आजम कहते थे इसको ना। और आधुनिक काल में जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड। आधुनिक काल में जीटी रोड इसको कहते थे, और प्राचीन काल में उसको उत्तरापथ मार्ग कहते थे। प्राचीन काल में उत्तरापथ मार्ग। ठीक है, उत्तरापथ मार्ग इसको कहा जाता था। ठीक है, ये इसका उसमें था। इसमें शेरशाह ने शेरशाह ने 1700 सरायों का निर्माण करवाया। शेरशाह ने 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये बात सही है। उसने मिर्जा हैदर दौलत, ये बात, हैदर को कश्मीर से निष्कासित कर दिया था। ये बात तो सही नहीं है। मिर्जा हैदर दौलत जिसने तारीख रसीदी लिखी, तो उसने नहीं इसको किया था, ये भी बात सही नहीं है। मारवाड़ विजय के बाद उसने गुजरात विजय की नहीं। मारवाड़ विजय 1544 किया था, और उसके बाद उसने कालिंजर विजय की, जो उसकी अंतिम विजय थी, जो उसकी अंतिम विजय थी। जो उसकी क्या थी, अंतिम विजय थी, है ना, कालिंजर, तो 1545। और उसने मारवाड़ अभियान पे क्या बोला था, मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। ठीक है, ये बात ठीक है, समझ में आई। उसने दाग व चेहरा प्रथा को प्रारंभ किया। उसने दाग व चेहरा प्रथा को प्रारंभ किया था। दाग व चेहरा प्रथा को उसने प्रारंभ किया, तो ये बात भी सही नहीं है। तो उसने, यस बिल्कुल, उसने अलाउद्दीन खिलजी की तरह क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी की तरह दाग हुलिया शुरू किया था ना, दाग व हुलिया। ठीक है, बात सही है, तो हमारा उत्तर होगा ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अकबर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा, उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। आईन अकबरी के अंतिम भाग में भारत की विचारधारा और रीति रिवाजों का वर्णन किया गया है। आईन अकबरी बिल्कुल किया गया। आईन अकबरी का जो रचना है अबुल फजल ने की थी, है ना। वो 5000 का मनसबदार था अकबर के दरबार में, 5000 का मनसबदार, है ना। उसके नवरत्नों में था वो शामिल, उसके नवरत्नों में शामिल था ये। और इसकी हत्या 1602 में हत्या हुई, वीर सिंह बुंदेला ने की। वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इसकी हत्या की गई थी। ठीक है, उसके बाद इसने आईन अकबरी में वो किया था। आईन अकबरी तीसरा भाग था इसका।
आईन अकबरी तीसरा भाग था ना। ठीक है, बात सही है। अकबर ने शेख फैजी को उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने का आदेश दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया। शेख फैजी ने क्या किया था? शेख फैजी उसके राजकीय कवि थे और उनको ऐसा उन्होंने कोई अनुवाद नहीं दिया, उन्होंने ऐसा आदेश नहीं दिया। लीलावती का अनुवाद उन्होंने किया था, लीलावती। भास्कराचार्य की बेटी के नाम पर भास्कराचार्य की पुस्तक थी लीलावती, मैथ की पुस्तक थी, गणित की पुस्तक थी। ठीक है, गणित की पुस्तक थी। अकबर के ने एक विवाह के पक्ष में अपनी वरीयता को पहली बार शेख इब्राहिम सरहिंदी से वार्तालाप में अभिव्यक्त किया था। वसीयत को कह सकते हैं, वरीयता को। तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा भी कोई एग्जाम्पल हमें नहीं मिलता। अकबर ने 1562-63 में दास प्रथा को समाप्त किया, बिल्कुल सही है। दास प्रथा को 1562 में, तीर्थकर को 1563 में और जजिया को 1564 में इन्होंने समाप्त किया था। ठीक है, तो हमारे क्या क्या सही हुए? सही हो गए अपनी दो चीजें, पहला और ये वाला। उत्तर आया अपना ये। निम्न में से किस धार्मिक समुदाय ने 1557 में भारत में छापेखाने की शुरुआत की थी? वो जेsuit पादरी थे, ये पुर्तगाली ना। भारत में कहां पर पुर्तगालियों ने? गोवा में ना। गोवा में इसकी शुरुआत, प्रेस की शुरुआत पादरियों के द्वारा की गई थी 1557 में। बात सही है। उसके बाद निम्न में से कौन सा चित्रकार पशुओं के चित्रण में बहुत बेजोड़ व्यक्ति था? वो मंसूर था, जहांगीर के समय का है ये। इसको नादिर उल असर की उपाधि दी थी, नादिर उल असर। ठीक है, नादिर उल असर की उपाधि दिया था, है ना। इसने कश्मीर के फूलों के चित्र बनाए हैं, ये फूलों के चित्र। मीर सैयद अली हुमायूं के समय का चित्रकार है। बसावन अकबर के समय का है। व्यंग चित्रकार था ये। व्यंग चित्रकार, है ना। यूरोपियन शैली में भी शिद्दत थी इसको, यूरोपियन शैली का भी एक्सपर्ट था। यूरोपियन चित्रकला का महारत, यूरोपियन चित्रकला में महारत थी इसको। एक्सपर्ट था। अबुल हसन के तो आप जानते ही हैं, इसको नादिर उल जमा की उपाधि दी थी हुमायूं, उसने जहांगीर नादिर उल जमा। जहांगीर का सबसे सर्वप्रिय था ये, जहांगीर का सर्वप्रिय। और जहांगीर के स्वप्न का चित्र बनाया था।
जहांगीर के स्वप्न का चित्र बनाया और इनका जो तुझके जहांगीरी का फ्रंट पेज बनाया, मुख पृष्ठ बनाया तुझके जहांगीरी का मुख पृष्ठ। ठीक है, तो हमारा ये था। इसके आगे हम मॉडर्न करेंगे, कंटिन्यू रहेगा और आप क्लासों को देखते रहें, बस कंटिन्यू ये करते रहेंगे हम। बहुत जल्द ये कोर्स हमारा कंप्लीट होगा। तो धन्यवाद।